गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th टॉपिक पद डिस्क्रिप्शन पद विश्लेषण। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पद के बारे में पढ़ेंगे कि पद क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं तथा उन भेदों का फिर अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पद। सामान्य रूप से शब्द को ही पद कहा जाता है, मतलब शब्द ही पद कहलाता है। लेकिन उस शब्द को पद कब कहेंगे? जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता प्रदान की जाती है, तब उस शब्द को पद कहते हैं। मतलब व्याकरण का एक नियम होता है, उस नियम के तहत अपन उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता दे देते हैं, तो फिर वो शब्द पद कहलाने लग जाता है। जैसे राम खाना खाता है। अब इनमें राम खाना खाता है ये सारे शब्द हैं, और इन शब्दों को व्याकरण का जो नियम है कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म और कर्म के बाद में क्रिया, ये एक जो व्यवस्थित क्रम है शब्दों को रखने का वाक्य में, उसके तहत इन शब्दों को योग्यता प्रदान की जा रही है। इसलिए अब इन शब्दों को अपन शब्द न कह करके पद कहेंगे। तो इस प्रकार से जो शब्द को ही पद कहा जाता है। आगे देखते हैं कि पद के भेद, कि पद के कितने भेद होते हैं। तो पद के दो भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। मतलब विकारी और अविकारी पद। विकारी पद कि जिन पदों का रूप लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, बदल जाता है, उन्हें विकारी पद कहते हैं। विकारी का मतलब ही होता है परिवर्तन से, मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, उन्हें विकारी पद कहते हैं। अब विकारी पद भी चार प्रकार के होते हैं। विकारी पदों को अपने चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहला है संज्ञा, सेकंड सर्वनाम, थर्ड विशेषण और फोर्थ है क्रिया। ये चार विकारी पद होते हैं। मतलब जितने भी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं, उनमें अपन लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इनको विकारी पद कहा जाता है। तो सबसे पहला जो भेद है संज्ञा, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है, या संज्ञा का मतलब होता है नाम से, चाहे वो वस्तुओं के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, स्थानों के नाम हो, या प्राणियों या भावों के नाम हो, तो नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा का अर्थ नाम से है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, वस्तु, पर्वत, गंगा, मधुरता, क्रोध आदि, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के निम्न तीन भेद होते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की संज्ञा होती है। अब इनका विश्लेषण करेंगे तीनों का। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या एवं प्राणी और स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वो व्यक्ति विशेष होते हैं, चाहे वस्तुओं के नाम हो, स्थानों के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो या भावों के नाम हो, विशेष जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यथा जैसे नगेश, हिमालय, मथुरा, मटका आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उदाहरण देखते हैं, सचिन क्रिकेट का बादशाह है। तो सचिन जो शब्द है, उसके द्वारा हमें किसी विशेष प्राणी का बोध हो रहा है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी तरह हिमालय भारत का मुकुट है, तो हिमालय विशेष पर्वत के लिए आ रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। विशेष देशों, नदियों, पर्वतों, समुद्रों, दिशाओं, महीनों, वृक्षों, त्योहारों तथा पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। इस जितने भी दिए गए हैं, इनके जो नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में एक ही जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों एवं प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों आदि के समूह का बोध होता है, कोई विशेष नहीं होता है, समूह का बोध होता है, झुंड का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बालक, पक्षी, भवन, नगर, वन, नदी, पर्वत आदि, ये सारे शब्द ऐसे हैं कि इनके द्वारा हमारे को समूह का बोध हो रहा है।
जैसे पक्षी शब्द है, अब पक्षी में तो बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, कोई विशेष पक्षी का नाम लिया, जैसे कौवा दिया हुआ हो तो कौवा जो पक्षी है, पक्षी का नाम है, वो व्यक्तिवाचक हो जाए, लेकिन पक्षी शब्द यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गए। उदाहरण, माँ बाजार से सब्जी खरीद कर लाई। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बाजार और सब्जी ऐसे शब्द हैं कि इनके द्वारा हमारे को समूह का बोध हो रहा है। जैसे बाजार, बहुत सारे बाजार होते हैं, कोई विशेष बाजार का नाम नहीं दिया गया है। ऐसे सब्जी जो शब्द है उसमें भी सब्जियों का समूह होता है, विशेष सब्जी नहीं दी हुई है। इसी तरह से मोर नाच रहा है, तो ये उदाहरण है। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी गुण, दोष, दशा, व्यापार एवं भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी भी वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कपन, दया, प्रेम, ईमानदारी, बेईमानी, शीत, गर्मी आदि ऐसे शब्द हैं, इनके द्वारा हमारे को कोई गुण, दोष, अवस्था एवं भाव का बोध हो रहा है। उदाहरण देखते हैं, विवाह मंडप की सजावट देखने योग्य है, तो सजावट यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। गांधी जी ने सभी को अहिंसा की शिक्षा दी, अहिंसा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। अन्य संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक भी होती हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या सामग्री का ज्ञान होता है वे द्रव्यवाचक कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, दूध, घी आदि ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। और जिनसे समूह, समुदाय या संग्रह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, दल, समिति आदि ये हो गई समूहवाचक। इस प्रकार से ये मुख्य 3 संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और ये 2 अन्य संज्ञाएं होती है। धन्यवाद।